नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। नवनिर्माण एकेडमी से दिनेश गौतम मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, कोरोना के एक समय में हम लोग अपने गांव में हैं, माता पिता के पास सेटअप यहाँ पर नहीं है, बोर्ड नहीं है, बाहर एक रूम है उसमें बैठे हैं। सोचा यहीं से कुछ काम किया जाए, तो जीके पर आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं। और आज की जो विशेष बात होनी है वो सुप्रीम कोर्ट को जो 5 रिट जारी करने का अधिकार है उन पर हमें बात करनी है डिटेल में। वहाँ से बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और जो प्रश्न पूछे जाते हैं जनरली गलत हो जाते हैं, तो हम डिटेल में उनकी बात आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। आपको कैसा लगेगा ये आप वीडियो के बाद लिखकर हमें भेजें और कमेंट करें। देखिए, जो 5 प्रकार की रिट का उल्लेख है संविधान में अनुच्छेद 32 में मित्रों, और ये रिट का मतलब क्या होता है। तो पहले वही यही बात है, रिट क्या मतलब क्या होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि रिट का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा जारी किया गया एक आदेश। और हम ये कह सकते हैं कि रिट का मतलब होता है अंतिम आदेश। अंतिम आदेश का मतलब है कि अगर इसका पालन नहीं किया गया तो आपको सजा हो सकती है। ये होती है रिट। संविधान में 5 प्रकार की रिट का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है, तथा अनुच्छेद 226 याद रखना है आपको, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, दोनों ही न्यायालय भारत में रिट जारी कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, उच्चतम न्यायालय भी जारी कर सकता है रिट और उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है रिट। अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। इसको कहते हैं आखिरी आदेश। तो अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। पहली रिट मित्रों, पहली रिट जो है, पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं हैबस कॉर्पस। तो हैबस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो मतलब है इंग्लिश में, उसका मतलब होता है ब्रिंग द बॉडी। दूसरा भी है कि शरीर के साथ उपस्थित किया जाए। नाम से भी पता चल रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए। मित्रों, यदि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को कैद कर रखा है, बंधक बना रखा है, वो पुलिस भी बंधक बना सकती है, कोई व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को बंधक बना सकता है। तो जिस व्यक्ति ने किसी को बंधक बना रखा है या बंदी बना रखा है, तो बंधक बनाने वाले व्यक्ति के लिए रिट जारी की जाती है कि जिस आदमी को आपने निरुद्ध कर रखा है, रोक रखा है, उस आदमी को तुरंत हमारे पास उपस्थित करो। कोर्ट ये कहता है कि हमारे पास उस आदमी को उपस्थित किया जाए तुरंत प्रभाव से। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ये होता है कि ये जानता है, कोर्ट जानने का प्रयास करता है उस व्यक्ति से जिसने किसी को निरुद्ध किया है। तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर किसी ने किसी को बंदी बना रखा है तो कोर्ट ये जानने की कोशिश करता है कि आपने इस व्यक्ति को किस आधार पर बंदी बनाया है, उस आधार को बताइए। कौन से कानून के आधार पर बंदी आपने इस व्यक्ति को बनाया है, उस कानून को हमें बताइए। और इसी में यह शामिल होता है कि क्यों बंदी बनाया है। तो यदि किसी यहाँ पर कोर्ट क्या कदम उठाता है, तो कोर्ट ये जानने का प्रयास करता है कि ये कानून कौन सा था, क्या आधार था जिस आधार पर आपने इस व्यक्ति को बंधक बनाया और बंदी बनाया। तो यदि वह आधार सही माना जाता है तो उस व्यक्ति की कैद को जारी रखा जाता है, और यदि उस आधार को सही नहीं पाया जाता है जिस आधार पर उस व्यक्ति को बंदी बनाया था, तो फिर उस व्यक्ति को सजा दी जाती है जिस व्यक्ति ने उसको बंधक बना के रखा हुआ था। तो अब बंधक बनाने वाला चाहे तो कोई व्यक्ति है, चाहे वह पुलिस है,
उसको दंड देगा कोर्ट, न्यायालय। तो इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली वीडियो जो हमने बनाई थी उस वीडियो में कुछ छात्रों ने ये पूछा था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश किया जाए बंदी प्रत्यक्षीकरण में। तो मित्रों इसका उत्तर है बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है। 1974 में 1974 में न्यायालय ने यह निर्णय दे दिया था। पहले 1974 से पहले यही था कि उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए, लेकिन 74 में ये निर्णय कालू सान्याल का एक केस चला था। कालू सान्याल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि यह आवश्यक नहीं है कि उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। ये भी बात क्लियर हो गई। दूसरी रिट पर आते हैं हम। दूसरी रिट होती है परमादेश। परमादेश को दूसरा नाम भी है उसका परमादेश का, मैंडमस। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। यह उस व्यक्ति के या उस संस्था के विरुद्ध जारी की जाती है जो वह काम नहीं कर रहा है जिस काम के लिए उस व्यक्ति को किसी पोस्ट पर बिठाया गया है या जिस काम के लिए उस संस्था को बनाया गया है। तो यदि संस्था अपना काम ठीक से नहीं कर रही है तो उसके लिए जारी किया जाता है। यदि व्यक्ति अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो उसके लिए जारी किया जाता है कि आपको जिस काम के लिए बनाया गया है उस काम को करिए। इसका उदाहरण हम ये ले सकते हैं कि यदि आप किसी विषय में पुलिस को चौकी में या पुलिस में कोई केस दायर करना चाहते हैं, कोई FIR करना चाहते हैं, पुलिस आपका केस यदि नहीं ले रही है, जबकि पुलिस का यही काम है कि अगर कोई व्यक्ति को कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है तो और वो वहाँ पर शिकायत करने आता है तो उसका केस को लिया जाए, लेकिन वो नहीं ले रही है, तो इस केस में कोर्ट के द्वारा परमादेश जारी किया जाएगा कि आपको लोगों की दिक्कतों के निस्तारण के लिए बनाया गया है और आप लोगों की FIR क्यों नहीं ले रहे हैं। ये उदाहरण दिया मैंने, शायद आप ये समझ पा रहे होंगे। तो परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं या और इसको कहते हैं मैंडमस। तीसरी रिट पर आते हैं, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन इसे कहते हैं दूसरी भाषा में। आपको हिंदी में भी याद रखना है और दूसरी भाषा में भी याद रखना है। परमादेश, प्रतिषेध, और प्रतिषेध को कहते हैं प्रोहिबिशन। तो हमारे पास लिखने की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, आप इसको सुन भी लेंगे तो भी याद हो जाएगा। क्रम वाइज सुन लें कौन सी है और कौन सी का दूसरी भाषा में क्या मतलब है और उसको हिंदी में क्या कहते हैं। जैसे मैंने कहा प्रतिषेध, और इसको कहते हैं मना करना। थोड़ी आवाज़ें आ रही होंगी, मैं घर में ही हूँ, देखिए कूलर की आवाज़ आ रही है, कुकर की आवाज़ आ रही है, अभी मेरी माता जी की आवाज़ आई थी। हाँ, कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिषेध अर्थात मना करना। तो पहली बात है जो प्रतिषेध है, प्रतिषेध एक रिट जो है इसको कार्यवाही के दौरान जारी किया जाता है। बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट के लिए जारी करता है, याद रखना है, बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट के लिए जारी करता है। दूसरी बात, कब जारी करता है, जब कार्यवाही चल रही है, केस पर जब कार्यवाही चल रही है, कार्यवाही के दौरान इसे जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है, या तब जारी की जाती है कि जब छोटा न्यायालय ऐसा कोई काम कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का काम है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और वह काम कर रहा है वो, तो तब उच्चतम न्यायालय या बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय को इस प्रकार की रिट जारी करता है कि मना करना, प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। इसमें प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन माना जाता है। तो अब प्राकृतिक न्याय क्या होता है, देखिए एक बड़ा कंसेप्ट है प्राकृतिक न्याय। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 में वहाँ पे थोड़ा सुनने को मिलता है और समझने को मिलता है। इसके बारे में ज़्यादा प्रत्यक्ष है अनुच्छेद 21 में प्रांगण और दैहिक स्वतंत्रता के विषय में प्राकृतिक न्याय की बात सामने आती है। प्राकृतिक न्याय क्या होता है, वह न्याय प्राकृतिक न्याय होता है जिसमें जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई निर्णय दिया जा रहा है उस व्यक्ति को बुलाकर उसकी बात पूछी जाए, उसके पक्ष को भी रखा जाए। पहली कंडीशन हो गई कि जिस व्यक्ति के खिलाफ निर्णय दिया जा रहा है
वह व्यक्ति वहाँ उपस्थित होना चाहिए और उसके तर्कों को शामिल किया जाना चाहिए, उसके साक्ष्यों को शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी बात, जो व्यक्ति निर्णय दे रहा है तो निर्णय देने में निर्णय देने वाले का अर्थात कोर्ट का कोई निजी मसला नहीं होना चाहिए। का मतलब प्रभावित होकर उस व्यक्ति के खिलाफ निर्णय न दिया गया हो, इस बात की जांच होनी चाहिए। हम ऐसा समझ सकते हैं कि यदि जज ने पैसे ले लिए, निर्णय उसके खिलाफ दे दिया, या जज एक ऐसा केस सुन रहे हैं जिसमें दो वादी हैं और दोनों वादियों में एक जज का बेटा है और एक दूसरा व्यक्ति कोई और मिस्टर एक्स है, तो वहाँ जज अपने बेटे के पक्ष में निर्णय दे सकते हैं, ऐसा संभावना है इस बात की। तो यहाँ पर वह जज निर्णय यदि दे रहे हैं तो यहाँ नेचुरल जस्टिस नहीं हो पाएगा, प्राकृतिक न्याय नहीं हो पाएगा। इसे कहते हैं प्राकृतिक न्याय। दो चीज़ शामिल होती है प्राकृतिक न्याय में, एक तो जिस व्यक्ति के दोनों वादी होने चाहिए वहाँ पर और दोनों के तर्कों को, दोनों के साक्ष्यों को शामिल किया जाना चाहिए, दोनों की बातों को शामिल किया जाना चाहिए, पूछा जाना चाहिए। और तीसरी बात और शामिल कर सकते हैं कि जो व्यक्ति निर्णय दे रहा है, जो जज निर्णय दे रहा है, उसका कोई निहित मतलब उसका कोई लोभ ना हो उसमें, जैसा मैंने जज के बेटे और एक दूसरे व्यक्ति के बारे में आपको बताया कि यदि जज ऐसा कोई है जिसमें उसका बेटा स्वयं है, तो अगर ऐसा व्यक्ति निर्णय दे रहा है जिसका अपना कोई वहाँ पर मसला है तो वह प्राकृतिक न्याय नहीं होगा। तो हमने बात कर ली अभी प्रतिषेध की और हमने बता दिया कि यह कार्यवाही के दौरान जारी की जाती है। अब हम लोग आते हैं अगली रिट पर जिसे कहते हैं उत्प्रेषण। ये होती है सर्शियरी, आपको याद रखना है सर्शियरी, और इसका मतलब है पूर्णतः सूचित करें, या एक और मतलब होता है मंगवा लेना, पूर्णतः सूचित करना, या दूसरा होता है मंगवा लेना। पहली बात तो ऐसा समझना है आपको कि बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय के लिए जारी करता है, प्रतिषेध को भी बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय को जारी करता है, और उत्प्रेषण में भी बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय को जारी करता है। यदि इसका एक और ये मतलब होता है कि यदि छोटे न्यायालय के पास केस ज़्यादा हैं तो उन केसों को बड़ा न्यायालय अपने पास मंगवा सकता है ताकि छोटे न्यायालय का बर्डन कम हो जाए। क्या किया जाता है, दूसरी बात है इसमें निर्णय की वैधानिकता की जांच की जाती है कि यदि निचले न्यायालय ने कोई निर्णय दिया था तो उस निर्णय की वैधानिकता क्या थी, मतलब सारी चीज़ों को उसमें ध्यान में रखा गया था, क्या उसमें नेचुरल जस्टिस का पालन किया गया था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया नेचुरल जस्टिस क्या होता है, वैधानिकता क्या थी। इसमें छोटे न्यायालय से बड़ा न्यायालय सर्टिफिकेट भी मांग सकता है कि तुमने जो निर्णय दिया था उस निर्णय का सर्टिफिकेट हमें दो, उसमें साक्ष्य भी दिखाओ हमको कि किस आधार पर ये निर्णय दिया था। तो यहाँ से आप ये भी समझ गए होंगे कि उत्प्रेषण जो है तब जारी की जाती है जब निर्णय दे दिया गया हो, और प्रतिषेध तब जारी किया जाता है कि जब कार्यवाही लंबित हो, जब कार्यवाही चल रही हो। याद रखना है आपको क्या अंतर हो गया प्रतिषेध में और उत्प्रेषण में। तो निर्णय की वैधानिकता की जांच की जाती है और निर्णय के सबूत भी मांग सकता है उच्च न्यायालय को बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय से। तो ये भी बात, एक और बात क्लियर रहनी चाहिए यहाँ पर कि भारत में रिट जारी करने का अधिकार केवल दो ही न्यायालयों को है, उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के आधार पर और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के आधार पर। अंतिम रिट है अधिकार प्रक्षा, इसको कहते हैं को वारंटो। याद रखना है अधिकार प्रक्षा को कहते हैं को वारंटो। इसका मतलब है कि आपका अधिकार क्या है, दूसरा अर्थ है कि आपकी योग्यता क्या है। सीधा सा मतलब है यदि कोई व्यक्ति, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, यदि कोई व्यक्ति किसी लोक पद को धारण कर लेता है जबकि वह उसके योग्य नहीं है या वह पद उसे नहीं दिया गया है और वह उस पद पर बैठ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है, उच्च न्यायालय भी पूछ सकता है कि तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम किस हक से, किस योग्यता के आधार पर इस पद पर बैठे हो। आप इसको थोड़ा सा और ऐसे समझ सकते हो कि बहुत बार ऐसे केस आते हैं कि रिश्वत देने के बाद बहुत सारे लोग
नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, गलत कागज़ पेश करके प्राप्त कर लेते हैं। तो गलत कागज़ पेश करके जो लोग नौकरी प्राप्त करते हैं, जब उनके गलत कागज़ों की गलती का पता चल जाता है तो वहाँ पर यह अधिकार परीक्षा लेख ही जारी किया जाता है कि आप गलत तरीके से इस पद पर बैठे हो, गलत तरीके से इस पद को धारण किया है आपने, इसे तुरंत खाली करो, नहीं तो आपको सज़ा दी जाएगी। ये है मित्रों अधिकार परीक्षा लेख। तो आज की क्लास में हमने 500 रिट विद एग्जाम्पल की, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा मित्रों। ऐसी छोटी छोटी क्लासेस हम बनाना जारी रखेंगे, आपको आनंद आया होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है इन क्लासेस में। एक और बात मित्रों, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करें, इन चीज़ों को नोट डाउन किया करें। बहुत सारी चीज़ें यदि हम बोर्ड का यूज करते हैं तो बहुत सारी देर लगती है कामों को करने में। जब हम बोलते रहते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बोलते बोलते निकलती रहती है, उसको आप जाने ना दें। साथ ही साथ जीके बनाने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ मित्रों। जीके बनाने का एक तरीका है कि आप थोड़ा पढ़ें और रोज़ पढ़ें, और जितना पढ़ें उसको याद भी करें। याद करने का क्या तरीका है कि जो आपने लिख लिया है उसको, जैसे हम छोटी क्लासेस में 5वीं 6वीं में किया करते थे कि हाथ रख के फिर याद करके देखते हैं, हाथ रख के फिर याद करके देखते हैं। क्योंकि आप बहुत सारे नोट्स बना लेंगे, लेकिन उन नोट्स का आप करेंगे क्या? वो तो बहुत सारे बने हुए हैं आपके पास, लेकिन याद नहीं है, इसलिए आप रुक रहे हैं, आपका सिलेक्शन फाइनली नहीं हो पा रहा है। तो आप ये याद रखें कि थोड़ा पढ़ें और जितना पढ़ें उतने को पचा लें, डाइजेस्ट कर लें, मतलब याद कर लें, फिर अगला पढ़ें। और छोटा छोटा टारगेट बनाएं। आप ऐसा बना सकते हैं 50 बिंदु, 100 बिंदु या 2 पेज का टारगेट बना सकते हैं। रोज़ याद करें और अगली बार फिर अगली चीज़ पढ़ें। रोज़ याद करें, जो पढ़ा है उसी को याद करें, फिर अगली चीज़ करें, जो पढ़ा है उसी को याद करें, फिर अगली चीज़ करें, जो पढ़ा है उसी को याद करें, फिर अगली चीज़ करें। इस तरीके से आपकी तैयारी ज़्यादा तेज़ी के साथ होगी और 10-15 दिन के अंदर आपको इसका फ़र्क महसूस आना शुरू हो जाएगा। आपका फ़र्क पड़ने लगेगा, आपका दिल बता देगा कि तैयारी कुछ हो रही है। अभी बहुत सारे बच्चों से हमारी बातें होती हैं, वो हमसे पूछते हैं कि कौन सी किताब पढ़ें, कौन से नोट्स पढ़ें। तो मैं आपको बता दूं, जो किताब आपके पास है वो सबसे अच्छी किताब है, जो नोट्स आपके पास हैं वो सबसे अच्छे नोट्स हैं। किसी नोट्स के चक्कर में ना पड़ें, आप इस फिराक में ना रहें कि कहीं से हमको बहुत अच्छे नोट्स मिल जाएंगे तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मित्रों, ये एक सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे अधिक बच्चों को इसी ने परेशान कर रखा है। आपके पास नोट्स जो हैं वो सबसे अच्छे हैं, जो आपने बना रखे, उन्हीं को रटते रहें। यदि आपने अभी तक कोई नोट्स नहीं बनाए हैं तो नए सिरे से नोट्स बनाना शुरू करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर वीडियोज़ से नोट्स बनाएं। समय तो लगेगा, याद रखना, बच्चों को आजकल धैर्य और नहीं है, पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। तैयारी होने में समय लगता है, ये धैर्य भी रखना पड़ेगा। जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आप रोज़ जितना पढ़ें उसको याद ज़रूर करें। यदि आप याद नहीं करते हैं तो सब कुछ तो किताबों में लिखा हुआ है, आपको कोई फ़ायदा नहीं है इस पढ़ाई का। आप लगातार मौके जाया करते रहेंगे। और ये तो समय कोरोना का है, इस समय का सदुपयोग आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करें। अभी फ़िलहाल पेपर SSC GD का पेपर फॉर्म हट गए, पोस्टपोन कर दिया गया है। CHSL का पेपर पोस्टपोन कर दिया है, CGL प्री का पेपर पोस्टपोन कर दिया है। आपके पास अभी समय है, घर बैठे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। बस एक चीज़ गांठ बांध लें कि जितना पढ़ रहे हैं आप उतना याद ज़रूर करते रहें। जैसे गणित में अगर आप करें तो गणित में एक निश्चित क्वेश्चन करें, 10 से 20 क्वेश्चन करें, बस उन 10 से 20 क्वेश्चन को ही ठीक से करें। फिर अगले दिन 10 से 20 क्वेश्चन का टारगेट रखें, फिर अगले दिन 10 से 20 क्वेश्चन का टारगेट रखें। इस तरीके से आपकी तैयारी अच्छी होगी। हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी मित्रों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने शुभचिंतकों के साथ और लाइक करें हमारी वीडियोस को। चलिए विदा लेते हैं। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।